तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली से लंदन तक, अमेरिका से चिली तक, हर जगह योग का जलवा नजर आ रहा है। देश में भी सरहद से लेकर कन्याकुमारी तक सुबह सुबह योगशालाएं लगी। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ की। रमाबाई अंबेडकर सभा स्थल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार लखनऊ को चुना योग दिवस के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। पिछले साल चंडीगढ़ और सबसे पहले दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। तेज बारिश के बावजूद पीएम यहां योग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। दूसरी तस्वीर अहमदाबाद की है, जहां योग गुरु रामदेव के साथ श्वास लेते हुए सिर को श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। तुलन बनाने के लिए अहमदाबाद में योग गुरु रामदेव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ योग किया। साथ ही वहां पर योग के 24 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए, जहां पर एक जगह पर एक साथ इतने लोगों ने योग किया हो। इसके अलावा योग दिवस पर जवानों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। अगर हम बात करें लद्दाख की, तो वहां -25 डिग्री टेम्परेचर में आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। साथ ही साथ नेवी की तरफ से भी योग दिवस पर खास आयोजन किए गए। आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत पर भी नौसैनिकों ने योग का दम भरा। आप देख रहे हैं आईटीबीपी के जवानों ने भी -25 डिग्री सेल्सियस में योगाभ्यास कर दिखाया कि किस तरह से मुश्किलों का सामना करते हैं वो। साथ ही देश की सरहदों से बाहर चीन की दीवार पर भी लोग योग करते नजर आए। तो वहीं लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, हर जगह योग के रंग बिखरे रहे। ये चीन की दीवार की तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शिरकत की। एक तरफ पूरे देश और दुनिया में योग के अलग अलग रंग दिख रहे थे, तो वही योग को माध्यम बनाया गया अपना विरोध दर्ज कराने का भी। आपको दिखाते हैं एक ऐसा योग जहां सियासत के रंग भरे हुए थे। इंटरनेशनल योग दिवस पर भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिवासन किया। क्या है इस खास योग की वजह, आइए आपको बताते हैं हमारी रिपोर्ट में। जिस्म में हरकत है, सांसें भी आ जा रही हैं, लेकिन निढाल से दिखते ये लोग योग कर रहे हैं। योग दिवस पर भोपाल में एक अलग ही नज़ारा दिखा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शवासन किया। ये सियासत का शवासन है। बैनर पोस्टर पर लिखा हर शब्द बता रहा है कि ये अन्नदाता के आंदोलन की आग है। मंदसौर में प्रदर्शन के दौरान 6 किसानों की मौत का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ने कुछ इसी अंदाज में किया। मध्य प्रदेश की धरती से शुरू हुए किसान आंदोलन का असर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसान जो तमाम पीड़ित हैं, उनके समर्थन में इस तरह शवासन का आयोजन किया गया है। यहाँ जो है ये तमाम जो लोग हैं, किसानों के प्रतिनिधि हैं, शवासन की स्थिति में हैं। और यहाँ एक इस पूरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बैनर भी लगा हुआ है, जिसमें पीएम की तस्वीर के साथ साथ जो तमाम जो स्लोगन्स लिखे हुए हैं, और ये अलग तरह का विरोध है। करीब 4 घंटे तक ये लोग शवासन की मुद्रा में लेटे रहे। नाराजगी सरकार से है। इनका कहना है कि लगातार बातचीत के बाद भी सरकारों ने कर्ज माफ़ी और फसल के उचित दाम के लिए कुछ भी नहीं किया। लिहाजा अब किसानों के पास अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन किसानों की 2 और 4 की तादाद में मौत ना हो। और हमारी 2 मांगे हैं, एक कर्ज मुक्ति और दूसरा उनके लागत मूल्य का वाजिब दाम, एज पर स्वामीनाथन रिपोर्ट। योग का सीधा रिश्ता यूं तो सेहत से है, लेकिन शवासन का ये योग सियासत का नया अंदाज है, जिसमें विरोध भी है और तंदुरुस्ती का मंत्र भी। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। करें योग, रहें निरोग, और इस मंत्र को आज दुनिया मान रही है। इंटरनेशनल योग डे पर दुनिया योग करती नजर आई, लेकिन अब इस योग को मेडिकल साइंस भी सलाम करने लगा है। एम्स में योग को चिकित्सा के क्षेत्र में मान्यता दिलाने के लिए गहन शोध चल रहा है। आइए आपको बताते हैं उस शोध के क्या कुछ नतीजे रहे और किन बीमारियों में योग वाकई में फायदेमंद हो सकता है, और इसे अब विज्ञान भी मान रहा है। ये हिंदुस्तान का योग है, जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। लखनऊ के ग्राउंड से लेकर बर्फीले रण क्षेत्र तक योग साधना हो रही है। मंत्र एक है, करें योग, रहें निरोग। ये मंत्र तो हम सदियों से सुनते आए हैं, लेकिन योग किसी बीमारी में कितना फायदेमंद हो सकता है, इस पर मुहर लगनी अभी बाकी है। मॉडर्न मेडिसिन की दुनिया में ये साबित होना अभी बाकी है कि योग बीमारियों के इलाज में दवाओं के साथ कितना कारगर है। लेकिन अब इसकी भी शुरुआत हो चुकी है।
एम्स में योग पर गहन शोध चल रहा है, जिसके नतीजे बेहद अच्छे साबित हुए हैं। बताया जा रहा है कि अस्थमा का मरीज अगर 10 दिनों तक सुझाए गए सही योग करे तो बार बार सांस फूलने की दिक्कत में आराम पहुंच सकता है। कॉप्ड की समस्या से ग्रसित लोगों को भी अगर योग करवाया जाए तो एक हफ्ते में इनहेलर की जरूरत कम होने लगती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सिंड्रोम कई बीमारियों से मिलकर बनता है। इसमें मोटापा, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसे लक्षण दिखते हैं। रिसर्च बताते हैं कि इस सिंड्रोम की जड़ में स्ट्रेस का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन योग के जरिए स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स का लेवल घटाया जा सकता है। हमारी डाइट है, हमारी ब्रीदिंग है, हमारी स्लीपिंग पैटर्न है, एक्सरसाइज है। सो लाइफस्टाइल जो है, इट्स वे ऑफ लाइफ जो है, अगर हम योगिक वे ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा ओवरऑल जो डिजीज़ पैटर्न है वो चेंज होगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। योग से डायबिटीज टाइप 2 में भी काफ़ी राहत मिलती है। हालांकि टाइप 1 के मरीजों पर योग का कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। रिसर्च में इस बात की भी पुष्टि की गई है कि अनुलोम विलोम और कपालभाति जैसी क्रियाओं से मोटापे में कमी आती है। तो वहीं मिर्गी के मरीजों को भी खास तरह के प्राणायाम से फायदा पहुंच सकता है। पेट की एक खास बीमारी इमिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी एक खास तरह का योग काफी फायदा पहुंचा सकता है। जितनी भी स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डायबिटीज़ है जिसमें, और जिससे कैंसर हो जाता है या हार्ट अटैक होता है, जो स्ट्रेस रिलेटेड, इसके लिए तो रामबाण है। योग और माइग्रेन को लेकर एम्स का न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट शोध कर रहा है। अगले 9 महीनों तक करीब 140 मरीजों को खास तरह के योग करवाए जाएंगे, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि योग माइग्रेन पर कंट्रोल करने में कितना कारगर है। जैसे स्ट्रोक है, लकवा हो गया, अब लकवा की रिकवरी नेचुरल होती है और कुछ फिजियोथेरेपी से होती है। उसमें ये देखा गया कि अगर आप योगा की पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज या योगा को ऐड करें तो उससे भी पेशेंट्स की रिकवरी स्ट्रोक में बेटर हो सकती है। वैसे योग को वैज्ञानिक आधार देने के लिए 1957 से ही कई रिसर्च किए गए हैं, लेकिन अब एम्स की पहल इससे काफी अलग है और इसके लिए एम्स में पिछले साल ही योग के लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट बनाया गया है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब एक खबर जो आपको आगाह कर रही है शिव भक्तों को। दरअसल शिव भक्तों पर गड़ी है आतंकियों की नजर। बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। लंदन की तर्ज पर ही लॉन वुल्फ अटैक के जरिए आतंकी कांवड़ियों को निशाना बना सकते हैं। लंदन की तरह हिंदुस्तान पर हमले की साजिश, आस्था पर है आतंक की नजर। दहशतगर्दों ने रची कांवड़ यात्रा पर लोन वुल्फ अटैक की साजिश। 9 जुलाई से सजेगा भक्ति का संसार। शिव भक्तों के जयकारों से हिंदुस्तान गूंज उठेगा, लेकिन भोले के भक्तों पर है आतंक की टेढ़ी नजर। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में आतंकी लंदन की तरह लोन वुल्फ अटैक करवा सकते हैं। जिस तरह लंदन में पैदल चलने वालों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, उसी तरह कांवड़ यात्रा को भी निशाना बनाया जा सकता है। जो हमारे बॉर्डर हैं वहाँ पिकेट्स लगते हैं, चेकिंग पॉइंट्स लगते हैं, वहाँ दोनों कंबाइंड हम लोग लगाएंगे। हमारा फोर्स भी वहाँ जाएगा, उनका फोर्स भी रहेगा, जिससे कि खासतौर से जो डीजे लेके आते हैं, बहुत हाई वॉल्यूम में चलाते हैं, वो बिल्कुल बैन है। बेसबॉल बैट्स लाते हैं, वो बिल्कुल बैन रहेंगे। त्रिशूल हैं, वो बैन रहेंगे। और ऐसी भी कोई हथियार वगैरह कोई लेके नहीं आ पाएगा और उसको बॉर्डर पे उतरवा दिया जाएगा। कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन उससे पहले आतंकी हमले के खतरे से पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की कोऑर्डिनेशन बैठकों का दौर जारी है। कई लेवल की बैठक हो चुकी है। इस साल कांवड़ियों की तादाद 4 करोड़ पार जाने की उम्मीद है। कांवड़ियों की हिफाजत के लिए पुख्ता तैयारी की जा रही है। सीसीटीवी से नजर रखने की तैयारी है, तो वहीं भारी पुलिस बल के साथ पीएसी की 15 और आरएएफ की 8 कंपनी गढ़वाल और कुमाऊं रेंज में तैनात की जाएंगी। बड़ी डिटेल हम लोगों ने तैयारी की है और कितना पुलिस बल पहले लगा था, कितनी और आवश्यकता है, कौन से हमारे वीक पॉइंट्स हैं। अभी क्योंकि जगह जगह रोड भी बन रहा है, वाइडनिंग हो रही है, रोड बन भी रहा है, या कुछ पुल हैं जो कि अभी बने नहीं हैं,
तो उसकी वजह से क्या दिक्कतें हो सकती हैं, वहाँ कितना पुलिस बल तैनात करना पड़ेगा और कितना पुलिस बल ज़िले से होगा, कितना रेंज से, गढ़वाल रेंज से मिलेगा और कितना हमको कुमाऊं से देना पड़ेगा, उसकी डिटेल चर्चा हुई है। खतरे से निपटने के लिए अभी से चेकिंग शुरू कर दी गई है, तो वहीं इंटरनल मशीनरी को भी मजबूत किया जा रहा है और संदिग्धों पर भी नज़र रखी जा रही है। मनमोहन भट्ट, न्यूज़ नेशन, देहरादून। और एक बार फिर राम नाम का जिन्न बोतल से बाहर आया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां फिर से शुरू हो गई हैं। मंदिर निर्माण के लिए तराशे जाने वाले पत्थर फिर से मंगाए जा रहे हैं। अखिलेश सरकार ने लाल पत्थरों को मंगाने पर रोक लगा दी थी। योगी राज में अब ये पाबंदी हटा दी गई है। सूबे में निजाम बदलने का असर अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी के बाद से अयोध्या में गहमा गहमी बढ़ गई। अयोध्या में मंदिर निर्माण के काम में तेजी आ गई है। राम की नगरी में क्रेन से उतारे जा रहे लाल पत्थर इसकी तस्दीक कर रहे हैं। दरअसल अयोध्या में जिन लाल पत्थरों को लाने पर पाबंदी लगाई गई थी, उन्हें अब फिर से अयोध्या मंगाया जा रहा है। राजस्थान के भरतपुर से लाल पत्थरों से लदे 2 ट्रक अयोध्या पहुंचे। समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार ने इन लाल पत्थरों को अयोध्या लाने पर पाबंदी लगा दी थी। 19 जून को विश्व हिंदू परिषद ने वाणिज्य कर विभाग के फॉर्म 39 के नियमों को पूरा करते हुए राजस्थान से 2 ट्रक पत्थरों की खेप मंदिर निर्माण के लिए मंगाए हैं। इससे पहले अखिलेश सरकार ने फॉर्म 39 पर रोक लगा रखी थी, जिसे अब योगी सरकार ने बहाल कर दिया है। राम मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला में राजस्थान की खदानों से पत्थर 1990 से मंगाए जा रहे हैं। देखिए, पत्थरों की खेप जो है वो नियमित प्रक्रिया की अंग है। मंदिर निर्माण होना है तो पत्थरों का आना भी स्वाभाविक है, एक प्रक्रिया है। और लगातार 1990 से पत्थरों की खेप अयोध्या आती रही है। कल जो है 2 ट्रक पत्थर जो है पुनः राजस्थान से आया है और इन पत्थरों पर नक्काशी होनी है। पत्थरों की तराशी पर पाबंदी लगाने वाली अखिलेश सरकार पर विश्व हिंदू परिषद ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूर्व सीएम अखिलेश यादव मंदिर निर्माण में बाधा बने, इसी वजह से आज वो सत्ता से गायब हो गए हैं। भगवान राम के कार्य में जो भी बाधक होता है, स्वाभाविक है कि उसे हनुमान जी दंड देते हैं। पिछली सरकार ने पत्थरों को लाने में कहीं न कहीं अवरोध उत्पन्न किया, जिसका परिणाम ये रहा कि आज वह सत्ता से च्युत हैं, सत्ता से गायब हैं और उनको इसका दंड भी मिला। मुख्यमंत्री बनने के महज 2 महीने के भीतर योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया था। योगी ने अयोध्या को कई सौगातें भी दी और अखिलेश यादव पर अयोध्या की उपेक्षा का आरोप लगाया। अब 26 जुलाई को योगी आदित्यनाथ फिर से अयोध्या जाएंगे। मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे से पहले पत्थरों का पहुंचना अयोध्या में जारी हलचल की ओर इशारा कर रहा है। वीएचपी को यकीन है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने से मंदिर निर्माण में अब कोई बाधा नहीं आएगी। हालांकि असलियत ये है कि ये मामला फिलहाल देश की सर्वोच्च अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को कोर्ट के बाहर सुलझाने का मशवरा दिया था, लेकिन बात बन नहीं पाई। अब सबकी निगाहें अयोध्या के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं। अयोध्या से भूपेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। लगातार दार्जिलिंग दहक रहा है। क्या दार्जिलिंग में भाषा के बहाने जानबूझकर हिंसा भड़काई जा रही है? करीब 10 दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पहले हिंसा हुई, लेकिन अब पोस्टर वॉर के जरिए एक अलग गोरखालैंड की मांग बुलंद की जा रही है। पहले आगजनी, फिर पत्थरबाजी, फिर हुआ प्रदर्शन, और अब पोस्टर वॉर। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग जारी है, लेकिन इस मांग का तरीका अब बदलता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दार्जिलिंग की फिजा में अचानक बदलाव आ गया है। कुछ दिन पहले तक जिस दार्जिलिंग में हंगामा बरपा था, गाड़ियों को आग लगाई जा रही थी, सरकार के विरोध में पुतले फूंके जा रहे थे, प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच भिड़ंत हो रही थी, गोरखालैंड के समर्थक पत्थर बरसा रहे थे और पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी। अब वहां पोस्टर का सहारा लिया जा रहा है। जी हां, ये तस्वीरें देखकर आपको भले ही यकीन ना हो, मगर ये दार्जिलिंग ही है, जहां युवा अब अलग तरीके से विरोध जता रहे हैं। हिंसा की आग फिलहाल थम सी गई है, लेकिन पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। गोरखालैंड की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी पोस्टर लगा रहे हैं।
जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है वी वांट गोरखालैंड। ये सब यूथ कर रहे हैं, ये सब दार्जिलिंग के लोगों को या सभी वर्ल्ड के लिए, और हाँ नेपाली आदमी को मतलब जगाने के लिए अपना ये गोरखाली का डिमांड हमारा जो डिमांड है वही करना चाहते हैं। सिर्फ पोस्टर ही नहीं, गीत संगीत के जरिए भी युवा अपना संदेश सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी एक सुर में, सीधे शब्दों में अलग गोरखालैंड राज्य की मांग रख रहे थे। ये कालिम्पोंग का यहाँ से दार्जिलिंग से 45 किलोमीटर है। वहाँ से यहाँ का हम लोग का जो नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, बच्चा लोग है, वो लोग थ्रू वॉक यहाँ पे आए हैं और ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे पीस मेंटेन कर रहे हैं और आवर वन मोटो, ओनली वन मोटो वो है गोरखालैंड। सिर्फ हम लोग को गोरखालैंड चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए हम लोग। हालांकि इस जुलूस के पीछे इन लोगों का एक और मकसद मंगलवार को हुए पुलिस फायरिंग का विरोध जताना भी है। गोरखालैंड की मांग की जो आग दार्जिलिंग में जली, उसकी झलक दिल्ली में भी दिखाई दे रही है। दिल्ली में गोरखा स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने झंडों और बैनर के साथ प्रदर्शन किया और दशकों से चले आ रहे गोरखालैंड की मांग को एक बार फिर सरकार के सामने रखने की कोशिश की। तो हम जो भी कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में बैठ के आर्टिकल 3 के हिसाब से हम अपना डिमांड रख रहे हैं। दार्जिलिंग के दामन पर हिंसा की जख्म भी ताजा है, लेकिन यहाँ के हालात धीरे धीरे बदलते दिख रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में दार्जिलिंग फिर हंसी खुशी से गुलजार होगा। टीम न्यूज़ नेशन। और अब खबर आपसे जुड़ी हुई, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं अब मार्च के बजाय फरवरी में होंगी। आखिर क्या वजह है कि परीक्षाओं को मार्च से प्रीपोन कर फरवरी में कराया जाएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। सीबीएसई बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन में देरी और गड़बड़ी के बाद हुई फजीहत से बचने के लिए बोर्ड ने नया रास्ता निकाला है। सीबीएसई बोर्ड अब अगले साल से परीक्षाएं मार्च के बजाय फरवरी महीने में कराएगा। फरवरी में एग्जाम कराने से बोर्ड को कॉपी जांचने के लिए पहले से ज्यादा वक्त मिल जाएगा। सीबीएसई के मुताबिक परीक्षा की पूरी प्रक्रिया जो फिलहाल 45 दिनों तक चलती है, उसे भी घटाकर 1 महीने में खत्म करने के बारे में सोचा जा रहा है। फिलहाल बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होकर 20 अप्रैल तक खत्म होती हैं। परीक्षाएं 1 महीने पहले कराने से नतीजों के ऐलान की तारीख भी एडवांस हो जाएगी। आमतौर पर सीबीएसई के नतीजे मई महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह में आते हैं। परीक्षा जल्द कराने के पीछे बोर्ड की दलील है कि अप्रैल में गर्मियों की छुट्टी शुरू हो जाती है, लिहाजा अनुभवी शिक्षक अंकों के मूल्यांकन के लिए नहीं मिल पाते हैं। लेकिन परीक्षाएं फरवरी में कराने से बोर्ड को कॉपियां जांचने के लिए अच्छे टीचर मिल जाएंगे। इससे पहले अप्रैल में जब कॉपियां जांची जाती थी तो बोर्ड को अस्थायी, एडहॉक या फिर कम अनुभवी टीचर ही मिल पाते थे। सीनियर टीचर इस दौरान छुट्टी पर होते हैं। छुट्टी होने की वजह से वो काम करना पसंद नहीं करते। उधर बोर्ड टीचर्स ट्रेनिंग की ही तरह एग्जाम की कॉपियां जांचने वाले शिक्षकों को भी ट्रेनिंग देने के बारे में सोच रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यांकन करने वाले टीचरों के लिए भी ट्रेनिंग के 2 सेशन रखे जाएंगे, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2017 में हो सकती है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में हर साल देश भर में 2 सेंटर बनाए जाते हैं, जिसमें करीब 50,000 टीचर कॉपियां जांचने का काम करते हैं। बोर्ड की नई नीति से उम्मीद की जा सकती है कि अगली बार किसी फजीहत का सामना नहीं करना पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन। बुलेटिन के इस हिस्से में आपको करते हैं सावधान। सड़क पार करते वक्त जरा सी लापरवाही आपके लिए कितनी घातक हो सकती है, उसकी बानगी दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम से आई ये तस्वीर है। 12 साल का यनादी राव सड़क पार करने की धुन में ये देखना भूल गया कि दूसरी ओर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही और उसने दौड़ लगा दी। इस बीच दूसरी ओर से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी से वो टकराया और ये हादसा हो गया। टक्कर में यनादी राव उछल कर दूर जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई।